हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा जीएस सेंटर पर। आज हम लोग अपने संविधान को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका प्रस्तावना से तो कई बनते हैं, 8 से करीब 15 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन प्रस्तावना आदमी सोचता है कि क्या छोटा सा सब्जेक्ट है, छोटा सा एक क्राइटेरिया है, उसको हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, बिना समझे दोस्तों आप आसानी से उसको नहीं कर पाएंगे। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो हो गया संविधान का प्रस्तावना। इसका अन्य क्या नाम होता है? इसे उद्देशिका या आमुख कहते हैं। उद्देशिका, आमुख या इंग्लिश में इसे प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल, ये सब संविधान के प्रस्तावना के अन्य नाम हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों हमको समझना चाहिए कि ये प्रस्तावना सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हम लोग बात करें तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में यानी यूएसए, अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को इंट्रोड्यूस यानी लाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों ने इसको क्या किया, अपने देश के संविधान में ग्रहण किया। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका पूरा अर्थ। और ये जो है कि प्रस्तावना भारत में कौन लाया? जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था। अब बात आती है कि कब लाया था। देखिए दोस्तों, 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। इतना क्लियर हो गया। देखिए आप लोग ध्यान देंगे, 9 दिसंबर को क्या हुआ था, जब संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना लाया था कहां? संविधान सभा के पास। क्लियर। अब इसके बाद संविधान सभा तो लाया गया, इसको अपनाया कब गया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना को हम लोग जो है कि स्वीकार कर लिए, यानी संविधान सभा ने स्वीकार कर लिए। तो एक एक टर्म इसका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम पूछ दें कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, न्याय की बात। अब देखिए, जब तक हमें आपको प्रस्तावना याद नहीं रहेगा, आसानी से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। कितने प्रकार की न्याय की बात करेंगे तो हम लोग अगर से याद रहेगा, देखिए यहाँ पे पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यानी कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3। इस प्रकार से क्वेश्चन लगातार अब एग्जाम में पूछ रहा है। अब पूछेगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी हम बात करें तो कितनी स्वतंत्रताएं हो गई? 1 2 3 4 5, यानी 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की है। अगला क्वेश्चन अगर से पूछ देगा कितने प्रकार की समानता या समता की बात की गई है प्रस्तावना में, तो कितने हो जाएंगे? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो कितने प्रकार की? 2। ये इंपॉर्टेंट देख रहे हैं दोस्तों, किसे आ रहे हैं? कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई प्रस्तावना में? 3 प्रकार के। और समता कितने प्रकार की बात की गई है? 2 प्रकार के समता की बात की गई है। और इसी से हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं कि जो संविधान है वो कब लागू हुई थी? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान क्या हो गई थी? लागू हो गई थी। क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं, ये प्रस्तावना क्यों लाया गया था आखिरकार? प्रस्तावना को जो है कि संविधान की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की कुंजी। यानी जैसे आपके घर में क्या रखा है, अगर से हम कुंजी को खोल लें तो आसानी से देख सकते हैं ना
यानी इसी प्रकार प्रस्तावना को शुरू में यानी संविधान के प्रारंभ में ही डाला गया कि अगर से इसके हम महत्व को समझ जाएं, यानी कि जो प्रस्तावना लाया गया था जिस उद्देश्य से जो संविधान सभा के सदस्यों ने भारत देश की कल्पना की थी, उन सारे फैक्टर को किस में डाला गया है? संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, यानी अगर से हम पूछेंगे संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। पूछेंगे संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? ये भी क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। ये सब क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड हुए। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है आपको काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा। लास्ट तक बने रहिए, अभी और भी काफी क्वेश्चन है। इतना हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल, जो कई प्रकार के केस हुए उसमें से एक केस है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, 1973 में हुआ था। इसमें बताया गया था कि जो है कि हम प्रस्तावना में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। अब ये संशोधन कब किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि संशोधन तो हम कर सकते हैं, लेकिन कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। तो 1976 द्वारा किया गया तो किन किन शब्दों को जोड़ा गया? तो शब्द आता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अखंडता शब्द जोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जो जोड़ा गया था, कौन कौन थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्लियर है? अब ये हो गया कि प्रस्तावना तो संशोधनीय है। क्या प्रस्तावना के सभी चीजों को हम लोग आसानी से संशोधन कर सकते हैं? तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जज निर्णय में एक कोटेशन दिया कि संविधान के प्रस्तावना में तो निर्णय कर सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के प्रस्तावना में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, मूल ढांचा का सिद्धांत। अब ये टर्म क्या आ गया? मूल ढांचा क्या है? तो मूल ढांचा का सीधे सीधे अर्थ है कि ये केवल कौन डिसाइड कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं सरकार डिसाइड करेगी, नहीं जनता डिसाइड करेगी, केवल इसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि इन सब प्रस्तावना में कौन कौन से मूल ढांचा के शब्द है। यानी मूल ढांचा का हम लोग समझना चाहे तो मूल ढांचा का अर्थ होता है जिस पर भारत देश टिका है। जैसे इसका हम अर्थ समझने का प्रयास करें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि अपना हम बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने में क्या है? स्वतंत्र है। जैसे भारत के ऊपर नहीं कोई देश दबाव बन सकता है कि आप इनके साथ संधि करिए, समझौता करिए, या जो है मित्रवत व्यवहार रखिए या शत्रुवत व्यवहार रखिए। ये क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब समाजवादी का अर्थ क्या होता है? समाजवादी का मतलब होता है संपत्ति का वितरण, यानी जो समाज में शोषित और वंचित लोग हैं उनके बीच समानता को क्या करना है? बढ़ावा देना है। यानी असमानता को कम करके समानता को बढ़ावा देना है। ये क्या अर्थ होता है? समाजवादी। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राष्ट्र का यानी राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा, केवल उसमें जो निवास करने वाले निवासी उनका धर्म होगा, लेकिन राज्य का क्या होगा? राजकीय धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक क्या होता है? लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि शासन किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता के द्वारा। वही क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र भी कई प्रकार का, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे भारत देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्लियर? अब देखिए ये शब्द आ गया गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जो भारत का प्रमुख होगा वो क्या होगा? जो निर्वाचित होगा, निर्वाचित। जैसे भारत के जो राष्ट्रपति है वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते हैं। जबकि ब्रिटेन का जो मेन मुखिया होता है राज्य का, वो निर्वाचित ना होकर क्या होता है? वंशानुगत। क्लियर? गणराज्य का मतलब निर्वाचित। अब उसके बाद क्या आता है? समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी जो व्यक्ति हैं भारत देश में उनको सामाजिक तौर पे जो है कि उनके
कास्ट के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर हम क्या करेंगे, विभेद नहीं करेंगे। उनके पास ज़्यादा इनकम है, कम इनकम है, उनके पास ज़्यादा संपत्ति है, कम है, इस आधार पर भी क्या करेंगे हम लोग, उसमें विभेद नहीं करेंगे। राजनीतिक, किसी की राजनीतिक रसूख अच्छी है, किसी की खराब है, उस आधार पर भी हम क्या करेंगे, किसी के साथ विभेद नहीं करेंगे। क्या बताता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और फिर स्वतंत्रता, आपके विचार की स्वतंत्रता होगी, आप कहीं बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आपका विश्वास क्या है, आप किसी विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आपको क्या होगा, स्वतंत्रता आपको दी गई है। धर्म, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और उसके साथ साथ उपासना, आपकी जो पूजा पद्धति है या जिनको भी मानते हैं उनको आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने अंदर बैठाकर उनको मान सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। ये क्या बताया गया है, उपासना की स्वतंत्रता। इसी प्रकार दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा यानी सबको संपूर्ण रूप से सम्मान दिया जाएगा और समान अवसर दिया जाएगा कि आप किसी भी चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इस प्रकार दोस्तों देखा हमने कि यहाँ पे क्वेश्चन कई प्रकार के बन रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, दोस्तों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नए क्लास में।